हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद विनय त्रिपाठी सर में। पहले तो दोस्तों मैं ये एक बात करना चाहूँगी, आप लोगों के कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं कि जो हम लोग पढ़ा रहे हैं वो यूपीएसआई के लिए सफिशिएंट है या नहीं। तो दोस्तों बिल्कुल ये यूपीएसआई के कंटेंट से काफ़ी ऊपर थोड़ा चल रहा है, तो बेफिक्र होकर आप हमारे साथ लगे रहिए। होप आप सबको ये सेशंस अच्छे लग रहे होंगे। तो चलिए, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद विनय त्रिपाठी सर में। दोस्तों हम लोग दिल्ली सल्तनत की पूरी सीरीज कंप्लीट कर चुके हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल एंड टू मी ऑल्सो। सो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मुगल वंश। होप जैसे दिल्ली सल्तनत आपको पसंद आया वैसे मुगल वंश भी पसंद आएगा। और इसके साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं प्रीवियस क्वेश्चन के साथ। क्या था प्रीवियस क्वेश्चन हमारा? थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन नामक एक हार्मोन का उत्पाद करती है। किस हार्मोन का, किसके लिए करती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था उपापचयी दर को नियंत्रित करती है। क्या करती है ये? उपापचयी दर को नियंत्रित करती है। तो चलिए, आज का थॉट ऑफ द डे कि हम लोगों को सपने देखने की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। हर एक प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट है, पर हमारी ड्रीम्स की नहीं। कुछ भी गलत होता है कोई बात नहीं, टेक अ डीप ब्रेथ एंड ट्राई अगेन। होप ये अच्छा ही होगा, सब कुछ सबके साथ। तो इसके साथ शुरू करते हैं आप आज का सेशन मुगल वंश। जैसा ये प्रेजेंट हो रहा है, मुगल वंश का जो टाइमिंग थी वो लगभग 1526 से 1858 के समय तक थी। दोस्तों मुगल वंश ने काफी समय तक राज किया था और मुगल वंश के रहते रहते ही हमारा आधुनिक भारत भी शुरू हो जाएगा। जैसे मुगल वंश खत्म होगा 1857 की क्रांति के साथ। तो इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आज बात करते हैं मुगल वंश की, जिसकी स्थापना की थी बाबर ने, जिसका टाइम पीरियड है 1526 से 30। उसके बाद उसका उत्तराधिकारी आया हुमायूं, जिसका टाइम पीरियड है 530 से 56। अकबर का समय था 1556 से 1605। ये अकबर का जो टाइम पीरियड था वो मुगल वंश के लिए बहुत ही स्वर्णिम अवसर के रूप में साबित हुआ था। पढ़ेंगे तो खुद ही हम लोग जान जाएंगे आगे। जहांगीर का समय था 1605 से 27 तक का। शाहजहां का टाइम पीरियड था 1628 से 58 तक का। और जो औरंगजेब का समय था वो था 1659 से 1707। दोस्तों इसके आगे भी था, लेकिन औरंगजेब के बाद मुगल वंश की स्थिति काफी डाउन होने लग गई थी। तो इसके साथ शुरू करते हैं आज अपना सेशन, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 के साथ स्टार्ट होता है। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? किस मुगल शासक ने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया था? किस पद्धति को? ऑटोमन युद्ध पद्धति को। दोस्तों कहा जाता है ऑटोमन युद्ध पद्धति को तुलगामा पद्धति भी कह सकते हैं। ऑटोमन युद्ध पद्धति को तुलगामा युद्ध पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। तो देखते हैं इसको किसने अपनाया था भारत में। अकबर ने, शाहजहां ने, बाबर ने, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर भारत में बात की जाए तो तुलगामा या ऑटोमन युद्ध पद्धति को बाबर के द्वारा अपनाया गया था। लेकिन तुलगामा पद्धति का पहली बार प्रयोग या जो सबसे पहले किया गया था वो शैबानी खां के द्वारा बाबर के ही विरोध में किया गया था। बात करते हैं अगर भारत में, तो बाबर ने किया था। किस युद्ध के दौरान ये बात या ये पद्धति का प्रयोग किया गया था? तो जब बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ, उसके तहत पहली बार तोपों का प्रयोग युद्ध में किया गया और पहली बार ही तुलगामा पद्धति का प्रयोग किया गया। आप सभी जानते हैं कि जो पानीपत का युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था उसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। क्यों हुई थी? उसका मुख्य कारण, या कहा जाए तो बाबर की सफलता का मुख्य कारण यही था कि उनका विशाल तोप खाना उपस्थित होना उनके पास। तो इसी के साथ हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं, विच इज कुछ कथन है, निम्नलिखित कथनों में से सही कूट का चयन कीजिए। हमें सही कूट यानी कि इन कथनों में से सेलेक्ट करना है कौन से कथन सही हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन था पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। बिल्कुल ये बात तो हम लोगों ने अभी की, यानी कि ये तो ऑप्शन करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर 2 क्या कह रहा है? पानीपत के युद्ध में जीत पक्ष का मुख्य कारण उसकी सैन्य कुशलता नहीं बल्कि अत्यधिक राजस्व का होना था। ठीक है। थर्ड ऑप्शन है पानीपत के प्रथम युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार
तोपों का उपयोग किया गया था? तो दोस्तों हम लोगों ने बिल्कुल अभी यही पढ़ा कि पानीपत के प्रथम युद्ध में ही प्रथम बार तोपों का प्रयोग किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 भी हमारा एकदम सही है। अब बात करें अगर ऑप्शन नंबर 2 की, तो बोल रहा है कि युद्ध में जो जीत पक्ष था, जो पक्ष जीता था, कौन जीता था दोस्तों? बाबर, बिल्कुल। तो उसकी जीत का जो मेन कारण था वो सैन्य कुशलता ही था। राजस्व तो वो लेके ही नहीं आया था, है ना, वो तो कहाँ का था? फरगना का। ठीक है, तो बात की जाए तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल गलत है। तो अगर बात की जाए ऑप्शन नंबर 1 और 3 की, ये हमारी करेक्ट हैं और इसके आधार पे हमारा ऑप्शन नंबर ए 1 और 3 करेक्ट होगा। तो इसी के साथ हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। क्या कह रहा है दोस्तों? इनमें से किसने बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था? किस युद्ध में? सर ए पुल के युद्ध में किसने किया था? अब्दुल्ला खां उज़्बेक, शैबानी खां, उबैदुल्ला खां या जानी बेग। तो दोस्तों अगर बात की जाए बाबर की, तो बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, जो कि 12 साल की अल्प अवस्था में ही फरगना के सिंहासन पर बैठ गया था। कहाँ के सिंहासन पर? फरगना के सिंहासन पर बैठा था। तो इसका युद्ध हुआ था सरे पुल का बाबर और शैबानी खां के बीच में। कब? 1501 ईस्वी में। और दोस्तों यहाँ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो शैबानी खां था उसने ही विश्व में पहली बार तुलगमा युद्ध पद्धति या फिर ऑटोमन पद्धति का इस्तेमाल किया था सरे पुल के युद्ध में बाबर को हराने के लिए, और उसने बाबर को मध्य एशिया से बाहर खदेड़ दिया था। तो इसका अगर आंसर देखा जाए, सरे पुल 1501 ईस्वी में हुआ था, जो कि बाबर और शैबानी खां के मध्य हुआ था। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग मूव करते हैं, जो कि है मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे। ठीक है, मुगल शासकों के बारे में बताना है। वो कौन थे? फारसी, ईरानी, अफगान, चगताई या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बात की जाए अगर मुगल शासकों की, तो पहले तो उनका संस्थापक था बाबर। अब बात की जाए अगर कि मुगल शासक थे कौन, तो दोस्तों जो चगताई है वही एक शाखा थी किसकी? तुर्क की। तुर्क की एक शाखा थी चगताई। तो जो मुगल शासक थे वो क्या कहलाते थे? वो कहलाते थे चगताई तुर्क। अब बात की जाए अगर चगताई शाखा के बारे में, तो कहा जाता है जो मंगोल शासक चंगेज खां था। कौन? हम लोग पढ़ चुके हैं, चंगेज खां। तो चंगेज खां का द्वितीय पुत्र के नाम पे ही इस शाखा का नाम चगताई तुर्क पड़ा था। तो मुगल शासक कौन थे? चगताई। दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन है, चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तो चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तिमुचिन। क्या था चंगेज खां का मूल नाम? तिमुचिन। तो हम लोग को ये सारी इंफॉर्मेशन भी याद रखनी है। और इसके अलावा अगर आपको हमारे चैनल से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए, तो आपके स्क्रीन पर नीचे नंबर स्क्रॉल हो रहा है, उस पर कॉल करिए और जो भी डिटेल हो सारी फर्दर इंफॉर्मेशन आपको उससे मिल जाएगी। और इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 5th क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, खानवा का युद्ध 1527, घाघरा का युद्ध 1529 या चंदेरी का युद्ध 1530। ठीक है, बात करें पानीपत के प्रथम युद्ध की, तो ये 1526 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए तो हमारा सही है। लेकिन दोस्तों हमें यहाँ पे चुनना है कौन सही नहीं है, तो अभी तक हमको आंसर नहीं मिला है। चलिए मूव करते हैं। खानवा का युद्ध 1527। तो दोस्तों ये भी एकदम सही है, खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में ही हुआ था। बात की जाए घाघरा के युद्ध की, तो 1529। तो दोस्तों ये भी एकदम सही है, घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था। तो इसके बाद हमारे पास एक ही ऑप्शन है, चंदेरी का युद्ध। तो ये गलत होगा। लेकिन चंदेरी का युद्ध फिर हुआ कब था? तो चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में किसके मध्य हुआ था चंदेरी का युद्ध? ये आप हमको कमेंट में करके जरूर बताइएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध हम लोग पढ़ चुके हैं, 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था।
खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था, घाघरा का युद्ध 1529 और चंदेरी 1528। दोस्तों ये क्रम भी हमारे एग्जाम्स में आ सकता है, ये क्वेश्चंस मतलब ये ऑप्शंस दे दिए जाएंगे और हमसे कहा जाएगा इसके क्रम को निर्धारित कीजिए, तो जिसके लिए हमें इस ऑप्शन को भी या इनके सन को भी याद करना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। निम्नलिखित पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप, बात करनी है हमें बाबर के बारे में। देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई। इस क्षेत्र की स्थापत्य कला में मेहराब और गुंबद बनने की शुरुआत हुई। थर्ड, इस क्षेत्र में तैमूरी यानी कि तिमुरिद राजवंश स्थापित हुआ। तो दोस्तों बात की जाए अगर बारूद के प्रयोग की, तो दोस्तों बाबर के समय में ही बारूद का प्रयोग नहीं बल्कि 14वीं शताब्दी में ही बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के द्वारा युद्धों के दौरान बारूद का प्रयोग हम लोग कर चुके थे। ये लोग कर चुके थे, कौन? बहमनी और विजयनगर साम्राज्य। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 तो गलत हो गया, क्योंकि 14वीं शताब्दी में बहमनी और विजयनगर साम्राज्य पहले ही बारूद का प्रयोग कर चुके थे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 2 है, इस क्षेत्र की स्थापत्य कला में मेहराब और गुंबद बनने की शुरुआत नहीं दोस्तों, इसके पहले ही हम लोग गुलाम वंश, खिलजी वंश और दिल्ली सल्तनत में पढ़ चुके हैं कि मेहराब और गुंबद का प्रयोग भी पहले हो चुका था। तो ऑप्शन नंबर 2 भी हमारा एकदम गलत हो चुका है। बात की जाए ऑप्शन नंबर 3 की, तो बिल्कुल इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश स्थापित हुआ था। तो इसके हिसाब से हमारा सिर्फ ऑप्शन नंबर बी सही है, विच इज 3। इसके साथ हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करते हैं। क्या कहना चाह रहा है? खानवा के युद्ध के संबंध में विचार करके सही उत्तर का चयन करें। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं। बाबर और राणा सांगा के बीच में खानवा का युद्ध हुआ। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, इस युद्ध में बाबर ने जिहाद की घोषणा की। ऑप्शन 3, इस युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया। तो दोस्तों बिल्कुल खानवा का जो युद्ध था वो 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच में ही हुआ था, यानी कि ये ऑप्शन तो सही है जिसमें राणा सांगा पराजित हुआ था, है ना। कौन पराजित हुआ था? राणा सांगा पराजित हुआ था। देख लेते हैं। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। कहा जाता है दोस्तों कि 1527 में ही बाबर ने जिहाद की घोषणा कर दी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 भी हमारा सही है। और इसके साथ एक इंफॉर्मेशन और कि इसने इस युद्ध के बाद ही गाजी नामक उपाधि भी धारण की थी। कौन सी उपाधि? गाजी नामक उपाधि भी खानवा के युद्ध के दौरान ही इसने मतलब प्राप्त की थी। तो ये भी ऑप्शन सही हो गया। फिर बात की जाए इस युद्ध में राणा सांगा को पराजित किया था, तो बिल्कुल सही है। यानी कि देखा जाए खानवा युद्ध की बात करें तो 3 ऑप्शन हमारे सही हैं और ये हमारे ऑप्शन सी में है। देन 1, 2, 3। तो खानवा के युद्ध के संबंध में ये सारी बातें हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्या कहना चाह रहा है? बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित थे। जो ये ऑप्शन दिए गए इनके आधार पर हमें सही उत्तर का चयन करना है। कौन कौन से थे? काबुल का क्षेत्र, पंजाब का क्षेत्र, आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र और आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र। तो दोस्तों अगर बात की जाए काबुल के क्षेत्र की, पंजाब के क्षेत्र की और आधुनिक उत्तर प्रदेश के क्षेत्र की, तो दोस्तों ये तीनों क्षेत्र बाबर के साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। कहा जाता है कि बाबर का जो साम्राज्य था वो बिहार तक फैला हुआ था, है ना, बिहार तक फैला हुआ था। तो ऑप्शन 1, 2, 3 किस में है? ऑप्शन नंबर सी में है। जो ये राजस्थान का क्षेत्र था ये इसके समय तक उस वहां के राजपूतों के शासन में ही अंतर्गत आता था। अब बात की जाए अगर दोस्तों बाबर की, तो हम लोगों ने बात की कि 1501 ईस्वी में शैबानी खान ने सर ए पुल के युद्ध में बाबर को मध्य एशिया से बाहर खदेड़ दिया था। तो उसके बाद ये पहुंचा 1504 ईस्वी में काबुल और 1504 ईस्वी में इसने काबुल को विजित कर लिया। विजित करने के बाद इसने 1506 ईस्वी में इसके पूर्वजों की जो पुरानी उपाधि थी मिर्जा,
कौन सी उपाधि थी दोस्तों? मिर्जा। इसका कर दिया परित्याग और इसने धारण कर ली कौन सी उपाधि? वो थी बादशाह की उपाधि। तो पूछा जा सकता है किस युद्ध के बाद या किस विजय के बाद इसने पातशाह की उपाधि धारण की? तो वो थी काबुल के क्षेत्र या 1504 में काबुल की विजय के बाद इसने पातशाह की उपाधि धारण कर ली थी। तो इसके लिए इस क्वेश्चन तहत हमारी ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 9 पे मूव करते हैं। निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन का चयन करना है। अभी तक हम लोग सही कथनों का चयन कर रहे थे, अब गलत कथन का चयन करना है। बाबर ने सर्वप्रथम पातशाह की पदवी दिल्ली में धारण की थी। ऑप्शन बी है जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर के जीवन से धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है। ऑप्शन सी है बाबर ने अपने बाबरनामा में हिंदू राज्य के मेवाड़ का उल्लेख किया था। और ऑप्शन नंबर डी है जहरुद्दीन मोहम्मद ने बाबर नाम मुगल शासक बनने पर रखा। तो दोस्तों अगर बात की जाए पहले ऑप्शन की विच इज बाबर ने सर्वप्रथम पातशाह की उपाधि दिल्ली में धारण की थी। नहीं दोस्तों, अभी हम लोग क्वेश्चन में बात कर चुके हैं कि इसने ये पद्धति काबुल में धारण की थी। कौन सी उपाधि को छोड़कर? वो थी मिर्जा, है ना। मिर्जा की उपाधि को छोड़कर इसने पातशाह की उपाधि धारण की थी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत है और इसके साथ हमें अपना सही आंसर मिल चुका है, दैट ऑप्शन नंबर ए। बात की जाए कि जीवन से धैर्य और संकल्प की सफलता की शिक्षा मिलती है, तो बिल्कुल दोस्तों इसके बचपन में ही इसका पिता का साया उड़ गया था। हम लोगों ने पढ़ा है कि 12 साल की अल्प अवस्था में ही ये फरगना के सिंहासन पर बैठा था। तो इसने अपनी हिम्मत उस इतनी कठिन परिस्थिति में भी नहीं हारी। इसी का परिणाम था कि बाबर भारत में मुगल शासन की नींव रखने के लिए मजबूती से खड़ा रहा था और भारत में मुगल शासन की नींव रख पाया था। तो ऑप्शन नंबर बी भी सही है। बात की जाए दोस्तों बाबरनामा की, तो बाबरनामा बाबर की आत्मकथा थी। क्या थी? आत्मकथा थी। किसकी? बाबर की, जिसको तुज़ूक बाबरी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तुज़ूक बाबरी के नाम से। तुज़ूक बाबरी के नाम से भी जाना जाता है। ये बाबर ने अपने तो बाबरनामा इसकी आत्मकथा थी। अब इसने इस बाबरनामा में भारत के 2 राज्यों का उल्लेख किया था, हिंदू राज्यों का। एक तो था मेवाड़ और दूसरा था विजयनगर। ठीक है, एक था मेवाड़ और दूसरा था विजयनगर। तो हो गया ये हमारा। उसके बाद बाबर ने जहीरुद्दीन मोहम्मद जो था, जी बाबर का पूरा नाम, उसने बाबर एक युद्ध के जीतने के दौरान अपना नाम बाबर रख लिया था। इसके साथ हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्या कह रहा है? नीचे दिए गए कथन और कारण के आधार पर सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, कथन क्या है दोस्तों? बाबर ने बाबरनामा तुर्की में लिखी। बाबरनामा अभी बात कर चुके हैं, ये इसकी आत्मकथा थी। कारण तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा थी। तो दोस्तों अगर बात की जाए कथन की, तो बिल्कुल सही है कि बाबर ने अपनी बाबरनामा तुर्की में ही लिखी थी, यानी कि ये तो सही है। लेकिन दोस्तों मुगल दरबार की बात की जाए तो मुगल दरबार की जो राजभाषा थी वो तुर्की नहीं थी। तो क्या थी? तो वो थी फारसी, है ना। तो बात की जाए कथन तो सही है लेकिन कारण गलत है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ए सही है, आर गलत है। एक और बात बताते हैं दोस्तों, जो बाबरनामा थी उसका फारसी में अनुवाद अकबर ने करवाया था। किसका? बाबरनामा, जो कि आत्मकथा थी बाबर की, जो कि तुज़ूक बाबरी के नाम से भी जानी जाती थी। इसका फारसी में अनुवाद अकबर ने कराया था अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा। तो इसके साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। ठीक है, बात करते हैं। जो 4 ऑप्शंस हैं उसमें चौसा, देवरा, कन्नौज और सरहिंद, एक एक करके बात करते हैं। अगर बात की जाए दोस्तों चौसा के युद्ध की, तो जो चौसा का युद्ध था वो 1539 ईस्वी में हुमायूं
हम लोग यहाँ हुमायूं की बात कर रहे हैं तो बाबर कैसे आ सकते हैं, है ना। हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था, जिसमें हुमायूं की पराजय हुई थी। फिर बात करें अगर देवरा की, तो ये युद्ध 1532 ईस्वी में गोमती नदी के तट पर हुआ था। किसके बीच में? हुमायूं और अफगान शासक के बीच में, जिसमें अफगान शासक पराजित हुए थे। फिर बात की जाए अगर कन्नौज की, तो दोस्तों कन्नौज का युद्ध बिलग्राम के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, जो कि कब हुआ था? 1540 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह के मध्य हुआ था। बात की जाए अगर सरहिंद के युद्ध की, तो सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में हुमायूं और किसके बीच में हुआ था? शेरशाह के बीच में हुआ था। जो सरहिंद का युद्ध था उसके पक्ष में ये बात की जाती है कि हुमायूं का अपना सारा बिखरा हुआ जितना भी शासन था वो इस युद्ध के तहत वापस मिल गया था। तो अब इसका अगर हम क्रम देखें दोस्तों, तो पहले कौन सा युद्ध हुआ था? तो पहले हुआ था हमारा 1532 में देवरा का युद्ध पहले हुआ था। फिर बात की जाए तो 1539 में हुआ था चौसा का युद्ध, है ना। चौसा का युद्ध यानी कि 1 और ये हुआ था 2। फिर हुआ था कन्नौज का युद्ध 1540 में, और फिर हुआ था सरहिंद का युद्ध जो कि हुआ था 1555 ईस्वी में। तो इसके हिसाब से देखा जाए दोस्तों तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। पहले देवरा का युद्ध हुआ था 1532 में, 1539 में, 1540 में और 1555 में। तो आप ये सारी इंफॉर्मेशन याद रखिएगा और एग्जाम आने तक तो बिल्कुल याद रखिएगा। और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सजेशन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में सम्मिलित थे। शेरशाह सूरी के द्वारा जो सुधार किए गए उनके तहत ये बातें हैं, देखते हैं। राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार और करेंसी प्रणाली में सुधार। तो दोस्तों ये सारे सुधार जो हैं वो शेरशाह सूरी से ही संबंधित थे, यानी कि इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं राजस्व सुधार की। तो दोस्तों इसने अपने शासनकाल में रैयतवाड़ी व्यवस्था की स्थापना की थी। किस व्यवस्था की बात करते हैं? रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत क्या था दोस्तों? तो पहले तो ये क्वेश्चन बनता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तो वो था शेरशाह सूरी। बात करते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था की, तो इसमें किसानों से प्रत्यक्ष रूप से बातचीत यानी कि सीधी बातचीत किसानों से की जाती थी। जो भी लगान वसूलना होता था वो डायरेक्ट किसानों से किया जाता था। तो ये थी रैयतवाड़ी व्यवस्था जो कि शेरशाह सूरी ने अपने राजस्व सुधार के अंतर्गत शुरू की थी। बात करते हैं अगर प्रशासनिक सुधार की, तो दोस्तों प्रशासनिक सुधार के तहत ये बात कही जाती है कि इसने अपने पूरे साम्राज्य को लगभग 47 सरकारों में विभाजित कर दिया था। पूरे साम्राज्य को लगभग 47 सरकारों में विभाजित कर दिया और प्रत्येक सरकार का एक अधिकारी बना दिया, जिसको सैनिक अधिकारी या शिकदार कहते थे। क्या कहते थे? शिकदार कहते थे प्रशासनिक सुधार के लिए। बात की जाए अगर सैनिक सुधार की दोस्तों, तो इसने अलाउद्दीन खिलजी की ही एक प्रथा को मतलब कंटिन्यू किया, जो थी घोड़ों को दागने की प्रथा, जो कि शेरशाह सूरी ने भी अपनाई। और इसने एक और प्रथा की शुरुआत सैनिक सुधार के तहत ही की, जो थी इसने, जैसे हम लोग का आधार कार्ड चल रहा है, हम लोग का हुलिया, हम लोगों का सारा एड्रेस उसमें समाहित है, वैसे इसने सैनिक सुधार के अंतर्गत सैनिक के हुलिये की लिखित मतलब डॉक्यूमेंट तैयार रखना शुरू किया। तो पहली प्रथा इसने शुरुआत की। बात की जाए अगर करेंसी प्रणाली में सुधार की, तो इसने जो पुराने घिसे पिटे जितने भी सिक्के थे उसको हटाकर इसने चांदी का रुपया और तांबे का दाम की शुरुआत की। किसकी शुरुआत की? चांदी का रुपया और तांबे के दाम की। और हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि चांदी का टका और तांबे का जीतल किसने स्टार्ट किया था? इल्तुतमिश ने, बिल्कुल। और चांदी का रुपया और तांबे का दाम इसने करेंसी प्रणाली के सुधार के अंतर्गत शुरू किया। तो इसके साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए।
ठीक है, जैसे हम लोग अभी लास्ट क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन कर चुके हैं, बिल्कुल वैसे ही है। दौराहा का युद्ध, दोस्तों दौराहा का युद्ध और देवरा का युद्ध एक ही है। जैसे कन्नौज का युद्ध और बिलग्राम का युद्ध एक ही नाम से जाना जाता है। तो कन्नौज का युद्ध सामूगढ़ का और चौसा का, तो जो चौसा का युद्ध हुआ था बात कर चुके हैं हम लोग 1539 ईस्वी में हुआ था। देवरा का युद्ध 1532 ईस्वी में हुआ था। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था। और बात की जाए अगर सामूगढ़ की, तो ये लगभग 1658 ईस्वी तक हुआ था। तो हम लोगों को यहाँ बहुत इजी लग चुका है, क्यों? क्योंकि हम लोगों को इसके सन याद हैं। तो यानी कि दोस्तों आपको अगर इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो उसके लिए आपको डीप नॉलेज की आवश्यकता और इसके लिए आपको हमारे चैनल की जरूरत है। तो प्लीज हमारे साथ बने रहिए और अपनी इंफॉर्मेशन ऐसे ही बढ़ाते रहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हमारा 1, यानी कि पहले आ जाएगा दौरा का युद्ध, फिर आ जाएगा चौसा का युद्ध यानी कि 1, 4, फिर आ जाएगा कन्नौज, देन आ जाएगा सामूगढ़, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। तो इसके साथ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। देखते हैं क्या है। ए ऑप्शन है दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत हुमायूं द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया। ठीक है। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण 1531 ईस्वी में किया। ए और दोनों सही, ए और बी दोनों सही है, या फिर डी है ऑप्शन, ना तो एक ना तो बी। तो दोस्तों अगर बात की जाए दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत हुमायूं द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया, तो ये एकदम सही था। हुमायूं ने स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन स्टार्ट किया। तो ऑप्शन नंबर ए तो हमारा बिल्कुल सही है। बात की जाए ऑप्शन नंबर बी की, विच इज हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण 1531 में किया। तो नहीं दोस्तों, इसने चुनार दुर्ग पर आक्रमण 1532 ईस्वी में किया था। चुनार दुर्ग के पक्ष में जो ये युद्ध हुआ था, इसके पक्ष में ये कहा जाता है कि हुमायूं 4 महीने तक चुनार दुर्ग को घेरे रखा था, क्योंकि इसके अंदर शेषासुरी था। तो इसने 4 महीने तक इस दुर्ग को घेर के रखा और आखिरी में शेषासुरी को हुमायूं का आधिपत्य स्वीकार करना पड़ा था। तो चुनार दुर्ग में हुमायूं की विजय हुई थी, जो कि 1532 ईस्वी में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि हमें सही उत्तर का चयन करना था। तो इसके साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे मूव करते हैं। निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण कराया था? बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण कराया था। तो किसने कराया था दोस्तों? शाह बेगम ने, हाजी बेगम ने, मुमताज महल बेगम ने, या नूरुन्निसा बेगम ने? तो दोस्तों अगर बात की जाए हाजी बेगम की, तो हाजी बेगम ने ही अपने पति हुमायूं के लिए, किसके लिए? हुमायूं के लिए मकबरे का निर्माण कराया था। और हुमायूं का मकबरा है कहाँ? वो है दिल्ली में। यानी कि हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थापित किया था। इस मकबरे के बारे में ये बात कही जाती है कि ये श्वेत संगमरमर से बना हुआ मकबरा था और भारत का मुस्लिम शासकों का प्रथम दोहरा गुंबद का मकबरा था। दोहरा गुंबद का मकबरा जो कि प्रथम था। कौन सा? हुमायूं का मकबरा। तो हुमायूं का मकबरा कहाँ है दोस्तों? दिल्ली में, जो कि उसकी पत्नी हाजी बेगम के द्वारा बनवाया गया था। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम, दिल्ली, कालिंजर या सोनार गांव? दोस्तों जो शेर शाह सूरी है इसकी मृत्यु कालिंजर में हुई थी 1545 ईस्वी में। तो अब आपको ये लगेगा इसका मकबरा भी कालिंजर में होगा, तो नहीं, इसकी मृत्यु कालिंजर में हुई थी, लेकिन इसका मकबरा बिहार के सासाराम में है, जिसकी मृत्यु 1545 में हुई थी, बिहार के सासाराम में। हुमायूं का मकबरा कहाँ था दोस्तों? बिल्कुल दिल्ली में था, जो कि हाजी बेगम के द्वारा 1564 ईस्वी में बनवाया गया था। मैंने इस क्वेश्चन में इसलिए ये इन्फॉर्मेशन डाल दी क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे 1 डे एग्जाम्स में भी आ सकते हैं, सन पूछ लिया जाता है, तो आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन छूटनी नहीं चाहिए। तो बात कर ली हम लोगों ने, शेरशाह का मकबरा कहाँ था? सासाराम, बिहार के सासाराम में, लेकिन उसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? कालिंजर में। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 17 पे मूव करते हैं। शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम
और चांदी के रुपए का विनिमय दर कितना था। ये क्वेश्चन बहुत बहुत जरूरी है और बहुत बार आता है और हर बार किसी ना किसी का ये जरूर गलत होता है, लेकिन अब होप आप लोगों का ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखते हैं कैसे। पहले तो अगर तांबे के दाम और चांदी के रुपए की बात की जाए तो ये शेरशाह सूरी के द्वारा इस शुरुआत की गई थी, इसकी प्रचलन में आया था। बात की जाए अगर चांदी के रुपए की, तो दोस्तों ये लगभग 180 ग्रेन का था। कितना? 180 ग्रेन का। और बात की जाए अगर तांबे के दाम की, तो ये लगभग 380 ग्रेन का था। और इसके हिसाब से अगर इसका हम अनुपात देखें तो वो बनता है 1:64, है ना। तांबे के रुपए और चांदी के रुपए और तांबे के दाम का अगर हम अनुपात देखते हैं, अगर इसको शफल कर दें यानी कि तांबे का दाम और चांदी के रुपए की बात कर लें तो ये अपोजिट हो जाएगा 64:1। तो हमारा आंसर जो यहाँ पे होगा, पूछा गया है तांबे का दाम और चांदी का रुपया, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 64:1। इसी से संबंधित हम लोग एक और बात कर चुके हैं इल्तुतमिश के पक्ष में। आपको होपफुली याद आ रहा होगा, इल्तुतमिश ने भी चांदी और तांबे का सिक्का चलवाया था। उसने चांदी का टंका चलवाया था और तांबे का जीतल चलवाया था, है ना। किसने? इल्तुतमिश ने। इसका रेशियो क्या था दोस्तों? इसका जो रेशियो था वो था 5:48। ठीक, तो इसको भी आप याद रखिएगा। और इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कूट का चयन करिए। चलिए विचार करते हैं। दिल्ली की किला कोहना मस्जिद का निर्माण शेरशाह ने करवाया था। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण जहांगीर ने कराया था। ठीक है। 3 ऑप्शन है, पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़क ए आजम सड़क शेरशाह ने बनवाई थी। तो इस ऑप्शन पे क्या मुझे ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत है? ग्रैंड ट्रंक रोड के रूप में कौन जाना जाता है? तो वो शेरशाह ही जाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 तो हमारा एकदम सही है। किला कोहना मस्जिद भी शेरशाह के द्वारा बनवाई गई थी, तो ऑप्शन नंबर 1 भी सही है। लेकिन दोस्तों बात की जाए अगर पुराना किला, तो ये जहांगीर ने नहीं, ये भी शेरशाह ने ही बनवाया था। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 3 ही सही है। तो इसका ऑप्शन जो है वो है हमारा ए, राइट। क्वेश्चन नंबर 18 का, किला कोहना, पुराना किला और सड़क आजम सब शेरशाह सूरी ने ही बनवाया था। और इसके सुधारों के लिए ही शेरशाह सूरी को दिल्ली सल्तनत का एक बहुत ही प्रसिद्ध शासन के रूप में जाना जाता है, शासक के रूप में। यह हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 19। इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 50-100 की इकाइयों में विभाजित किया था? किसको? सैन्य टुकड़ियों को। बहलोल लोदी ने, सिकंदर शाह ने, शेरशाह ने, इस्लाम शाह ने, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों बात की जाए अगर सैन्य टुकड़ियों की, तो ये काम इनमें से तो फिलहाल किसी ने नहीं किया था, क्योंकि यहाँ पे बात की जा रही है 200, 250 और 500 की, 50-100 की। अगर इसका ऑप्शन तो हमारा ई हो गया, लेकिन अगर बात की जाए इस्लाम शाह की, तो इस्लाम शाह जो था वो शेरशाह का एक योग्य पुत्र था, एक योग्य उत्तराधिकारी भी कह सकते हैं। तो इस्लाम शाह ने सैन्य टुकड़ी विभाजित जरूर की थी दोस्तों, पर इस रेशियो में नहीं, बल्कि 50, फिर 250 और आखिरी में 500। इस रेशियो में इस्लाम शाह ने उसको विभाजित किया था अपनी सैन्य टुकड़ियों को। तो ये भी याद रखिएगा, इस्लाम शाह ने। इस ऑप्शन के इस क्वेश्चन के तहत जो हमारा ऑप्शन है वो तो है ऑप्शन ई, यानी कि इनमें से कोई सही नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, शेरशाह का उत्तराधिकारी था शुजात खां, इस्लाम शाह, फिरोज शाह या मोहम्मद शाह आदिल? तो दोस्तों इस्लाम शाह जो कि शेरशाह का पुत्र था और यही एक योग्य इसका पुत्र था, तो योग्य अधिकारी भी इस्लाम शाह ही था। तो शेरशाह का पुत्र इस्लाम शाह जो कि शेरशाह का उत्तराधिकारी था। तो मुझे
मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो क्वेश्चन ऑफ द डे, कोई कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या करता है? कंप्यूटर के लिए सभी प्रकार का चिंतन, निविष्ट आंकड़ों का द्रुत गति से समावेश, सभी प्रकार के कंप्यूटर उपस्कर चलाता है या केवल प्रवाह चार्ट बना सकता है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू।